नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी ऑन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की क्लास में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर पल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जानदार शानदार ये चैप्टर है, बहुत बेसिक ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इस पूरे सब्जेक्ट की जड़, इस पूरे सब्जेक्ट का जो बेसिक है वो इस चैप्टर में आने वाला है। पूरे अच्छे से मन लगा के, ध्यान लगा के इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। हालांकि पढ़ना सब कुछ ही हमें अच्छे से ही है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में अपन पढ़ने क्या वाले हैं। दोस्तों पदार्थ के बारे में आप जानते हो, मटेरियल के बारे में आप जानते हो। मटेरियल के बारे में आप पिछली क्लासों में पढ़ के आए हो, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हो, 10th 9th 10th में भी पढ़ के आए हो कि पदार्थ क्या होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि जो पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ की क्वालिटी क्या क्या होती है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर अपन किसी पदार्थ पर बल लगा रहे हैं, किसी पदार्थ पर फोर्स लगा रहे हैं तो कितना बल सहन कर सकता है, कहाँ तक वह सहन कर सकता है, बल लगाने के कारण पदार्थ में क्या चेंजेज आ सकता है, क्या परिवर्तन आ सकता है, उन सभी के बारे में दोस्तों अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग अपन नोट डाल के करेंगे। नोट में क्या है, अब जो तो इस चैप्टर में अपन जो भी हम पढ़ेंगे ये सब कुछ लिखा हुआ आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। तो नोट्स आपको पीडीएफ में से देख के बनाने हैं, ठीक है दोस्तों। अपन इस चैप्टर के नोट्स यहाँ पे बोल बोल के मैं नहीं लिखाऊंगा। नोट्स आपको जो भी मैं समझाऊंगा, जो भी मैं बोलूँगा, सब कुछ आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो नोट्स आपको वहाँ से बनाने हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नोट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है द्रव सामर्थ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव सामर्थ्य। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं कि पदार्थ कैसा है, पदार्थ क्या है, कौन सा बल लगाने पे पदार्थ में क्या हो रहा है। तो उस द्रव की स्ट्रेंथ के बारे में, उसकी सामर्थ्य के बारे में, यदि मान लो कोई कमज़ोर व्यक्ति है, उसके अपन एक झापट मारी, उसको चक्कर आके गिर गया, तो उसकी सामर्थ्य क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है। कोई भारी आदमी है, हमने कितनी झापटें मार दी, उसके कुछ नहीं हो रहा, यानी उसकी सामर्थ्य क्या है, बढ़िया है। इंसान भी तो एक पदार्थ ही है, वो भी बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना हुआ, बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन पदार्थ के व्यवहार के बारे में अध्ययन करें क्या कहलाती है? द्रव सामर्थ्य कहलाती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाती है। द्रव सामर्थ्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो नोट के अंदर जो पहला हेडिंग है वो क्या है हमारा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन पदार्थ के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं द्रव सामर्थ्य कहलाती है, ठीक है। तो नोट में ये लिखा हुआ है पहले, सबसे पहले द्रव सामर्थ्य के बारे में, जो कि नोट्स के अंदर पीडीएफ में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ को अपन द्रव्य भी कहते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? द्रव्य, या द्रव्य को ही हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। और इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलते हैं? मटेरियल। तो दोस्तों पदार्थ तो आपने पढ़ा कि पदार्थ किसे कहते हैं, लेकिन पदार्थ की परिभाषा क्या होती है उस परिभाषा के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। हम पढ़े कि पदार्थ बहुत प्रकार के होते हैं, पदार्थ ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं, लेकिन पदार्थ की एक्चुअल परिभाषा क्या है, किसे अपन पदार्थ कहते हैं, वो परिभाषा भी हमें पता होना चाहिए। और मेरे हिसाब से अभी तक परिभाषा किसी को अच्छे से पता नहीं होगी पदार्थ की, ठीक है। तो पदार्थ की क्या परिभाषा होती है कि कोई भी कण जो स्थान या जगह घेरता है पदार्थ कहलाता है। कोई भी कण, पदार्थ के डेफिनेशन की अपन बात करें, पदार्थ को इंग्लिश में मटेरियल बोलते हैं और पदार्थ को द्रव्य भी बोला जाता है। तो वह कण जो स्थान या जगह घेरता है, वह कण जो स्थान या जगह घेरता है क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? वह कण या कोई भी कण जो स्थान या जगह घेरता है, स्थान या जगह घेरता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला जो पदार्थ होता है वो होता है ठोस पदार्थ। जनरली इस सब्जेक्ट में जो पदार्थ होता है वो दो प्रकार का होता है।
ठोस पदार्थ, एक द्रव पदार्थ, एक गैस भी होता है, लेकिन अपन यहाँ पे सेकंड ईयर में जनरली जो डिस्कस करेंगे वो इन्हीं पदार्थों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ। ये दोस्तों जो भी मैंने आपको समझाया, जो भी मैंने बोला, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब पीडीएफ के अंदर नोट्स में लिखा हुआ है। तो नोट्स खुद की राइटिंग में आपको पीडीएफ में से बनाने हैं, ठीक है। तो हमने पदार्थ की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया कि कोई भी कण जो स्थान या जगह घेरता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ। ठोस पदार्थ को इंग्लिश में अपन सॉलिड मटेरियल बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड भी दोस्तों याद होना जरूरी है, क्या बोलते हैं, सॉलिड मटेरियल। और द्रव पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड भी आप जरूर याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो हमने पदार्थ के बारे में डिस्कस किया। आगे अगला जो टॉपिक है जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे वह है पदार्थ के यांत्रिक गुणधर्म। अगला टॉपिक क्या हमारा, पदार्थ के यांत्रिक गुणधर्म। दोस्तों जैसे इंसान के गुणधर्म होते हैं कि इंसान बढ़िया है, इस इंसान का व्यवहार बढ़िया है, ये काम आता है, ये जलता नहीं है, तो ये क्या है, इंसान के गुणधर्म है, इंसान की प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से दोस्तों पदार्थों के भी गुणधर्म होते हैं, पदार्थों की भी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हमारे जो यहाँ काम के गुणधर्म है, काम की जो प्रॉपर्टी है वह है पदार्थ के यांत्रिक गुणधर्म। अब दोस्तों यांत्रिक गुणधर्म में जो पहला गुणधर्म होता है वह है इलास्टिक मटेरियल। पहला जो गुणधर्म है, पहली जो प्रॉपर्टी है वह है इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल जिन्हें अपन हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ पदार्थ, प्रत्यास्थ पदार्थ। क्या होते हैं इलास्टिक मटेरियल, प्रत्यास्थ पदार्थ? प्रत्यास्थ पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनमें बल लगाने पर विरूपण होता है, डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तथा बाह्य बल हटाने पर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। जैसे दोस्तों मैंने किसी इंसान के गाल पे झापट मारी, उसका गाल घूम गया, जैसे मैंने अपना हाथ हटाया उसका गाल अगर वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो हम कह सकते हैं कि उस इंसान का जो गाल है वो प्रत्यास्थ पदार्थ है। क्या है, प्रत्यास्थ पदार्थ है, ठीक है। इससे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड होती है उससे अगर अपन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें तो हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो दोस्तों प्रत्यास्थ पदार्थ जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पर बाह्य बल लगाने पर विरूपण आ जाता है। जैसे गाल पे झापड़ मारे, गाल घूम गया, तो क्या आ गया, उसमें विरूपण आ गया। इसी विरूपण को अपन विक्षेपण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विक्षेपण भी बोल सकते हैं, यानी वह अपनी स्थिति से विचलित हो गया, ठीक है। और जैसे ही अपन बाह्य बल हटा लेंगे तो यदि वो पदार्थ अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाए, ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो अपन कह सकते हैं वो पदार्थ क्या है, प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो प्रत्यास्थ पदार्थ की क्या परिभाषा होगी, कि ऐसा पदार्थ जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसमें विरूपण हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है, इंग्लिश में बोलता है डिफ्लेक्शन, तथा जो बाह्य बल हमने लगाया वो बाह्य बल अगर हम हटा लेंगे तो वह जो पदार्थ है वह वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, यानी उसकी वास्तविक स्थिति में आ जाए, प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थ पदार्थ कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो उदाहरण है वो एग्जाम्पल क्या है, माइल्ड स्टील। क्या है, माइल्ड स्टील, हिंदी में बोलते हैं तन्ने इस्पात। क्या बोलते हैं, तन्ने इस्पात, ठीक है। तो माइल्ड स्टील जो है वो प्रत्यास्थ पदार्थ का एग्जाम्पल है। मतलब माइल्ड स्टील पे आप फोर्स लगाओगे, बाह्य बल लगाओगे तो इसमें विरूपण होगा, और बाह्य बल हटा लोगे तो माइल्ड स्टील इसके ओरिजिनल पोजीशन पे प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पदार्थ की, सेकंड टाइप्स की, सेकंड तरह के गुणधर्म की, वह है प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल, और प्लास्टिक मटेरियल को दोस्तों अपन हिंदी में बोलते हैं सुघट्टे पदार्थ। क्या बोलते हैं, सुघट्टे पदार्थ, ठीक है। क्या होती है प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक प्रॉपर्टीज, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों प्लास्टिक पदार्थ जो सुघट्टे पदार्थ होते हैं
वह ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें बाह्य बल लगाने पर विरूपण हो जाता है तथा बाह्य बल हटाने वो उसकी पुरानी पोजीशन में नहीं आ पाते, यानी उसकी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाते। जैसे मैंने झापट मारा, उसका गाल घूम गया, मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ लेकिन फिर भी उसका गाल वापस उसकी पहले की स्थिति में नहीं आ रहा, वो घूमता ही रह गया, वो भे गया। ठीक है, भे गया मतलब वो कौन सा पदार्थ है, उसके गाल का प्लास्टिक मटेरियल है। यानी ऐसा पदार्थ जिस पर बाह्य बल लगाएंगे तो वह अपनी स्थिति से विचलित हो जाएगा, उसमें विक्षेपण आ जाएगा और बाह्य बल हटा लेने पर भी, अपने द्वारा लगाया गया बाह्य बल हटा लेने पर भी वो उसकी प्रारंभिक स्थिति में, उसकी ओरिजिनल पोजीशन में अगर नहीं आए तो वैसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, प्लास्टिक मटेरियल, सुगट्टे पदार्थ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात करी प्रत्यास्थ पदार्थ, सुगट्टे पदार्थ। अब बात करेंगे दोस्तों दृढ़ पदार्थ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिजिड मटेरियल। तो तीसरा जो पदार्थ है वह है रिजिड मटेरियल। और रिजिड मटेरियल को दोस्तों अपन हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पदार्थ। दृढ़ पदार्थ यानी दोस्तों जो दृढ़ पदार्थ होते हैं, रिजिड मटेरियल जो होते हैं, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पे बाह्य बल लगाने पर पदार्थ टूट जाता है। जैसे कांच, कांच पे मैंने बाह्य बल लगाया, बाह्य बल लगाते कांच क्या हो जाता है, बिखर जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, दिल के टुकड़े हो जाते हैं हजार। तो ऐसा पदार्थ जो बाह्य बल लगाने पर टूट जाता है, बिखर जाता है, ऐसे पदार्थों को रिजिड मटेरियल, दृढ़ पदार्थ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 प्रकार की मेन प्रॉपर्टी है पदार्थ की। हालांकि होती तो बहुत सारी है, लेकिन अपने काम की जो प्रॉपर्टी है वो 3 प्रॉपर्टी है। इलास्टिक मटेरियल, प्रत्यास्थ पदार्थ, प्लास्टिक मटेरियल, सुगट्टे पदार्थ, तो तीसरा रिजिड मटेरियल, दृढ़ पदार्थ। ठीक है दोस्तों, जो भी मैंने आपको समझाया, जो भी मैंने बोला, ये सब हैंड रिटन नोट्स की PDF में लिखे हुए हैं, नोट्स आपको वहाँ से बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वह है पदार्थ पर लगने वाले बलों के प्रकार। अगला टॉपिक क्या है, पदार्थ पर लगने वाले बलों के प्रकार। बलों के प्रकार, पदार्थ पर लगने वाले बलों के प्रकार। तो दोस्तों कौन कौन से प्रकार के बल पदार्थ पर लगते हैं उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। हमने अभी पढ़ा प्रत्यास्थ पदार्थ के बारे में पढ़ा, सुगट्टे पदार्थ के बारे में पढ़ा और दृढ़ पदार्थ के बारे में पढ़ा। मैंने आपको एक टर्म बताई कि बाह्य बल लगाने पर। अब हमने पदार्थ पर बाह्य बल तो लगा दिया, पदार्थ में विरूपण तो उत्पन्न कर दिया, झापटे वापटे तो मार दी, लेकिन झापटे कौन कौन से प्रकार की झापटे मार सकते हैं हम, कौन कौन से प्रकार के बाह्य बल पदार्थ पर लगा सकते हैं, उन बलों के बारे में दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो बल है वह है तनाव बल। कौन सा बल है, पहला जो बल है बच्चों वह है तनाव बल। और तनाव बल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स, तो पहला जो बल हम लगा सकते हैं किसी पदार्थ पर वह है तनाव बल। कौन सा बल है दोस्तों, तनाव बल है। अब इधर देखो, तनाव बल जो होता है वह ऐसा बल होता है जिसको किसी पदार्थ पर या किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर लगाने पर उसके लंबाई में वृद्धि हो जाती है। यानी ऐसा बल जिसको किसी वस्तु पर, किसी पिंड पर या किसी पदार्थ पर लगाने पर उस वस्तु की आकृति में या उसकी लंबाई में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, उसकी लंबाई में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो उस बल को क्या कहा जाता है, तनाव बल कहा जाता है, टेंसाइल फोर्स कहा जाता है। दोस्तों ये एक वस्तु है, एक पिंड है जिसकी लंबाई L है।
इस पे मैंने इधर से भी एक बल लगाया P और इधर से भी एक बल लगाया P। हालांकि बल को अपन F से दर्शाते हैं, तो F से दर्शा लो, ये लो, P से भी दर्शा सकते हैं, F से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ से क्या किया, इस वस्तु को खींचा। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर पे मैंने इधर से भी एक फोर्स लगाया F और इधर से भी एक फोर्स लगाया F, तो ऐसे खींचूँगा तो खींच जाएगा, यानी इसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि। तो ऐसा बल जो किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर या किसी पदार्थ पर आरोपित करने पर उस पिंड या उस वस्तु या उस पदार्थ की लंबाई में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो ऐसे बल को तनाव बल या टेंसाइल फोर्स कहा जाता है। दोस्तों ये पिंड है, एक वस्तु है जिसकी लंबाई L है, जिस पर मैंने दोनों तरफ बल लगाया तो इसकी लंबाई बढ़ के इतनी होगी। लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे मान लो लंबाई तो बढ़ के यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, ये लंबाई तो बढ़ के यहाँ से यहाँ तक, पहले लंबाई ये थी, कितनी बड़ी, यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, जो बढ़ी उसे मैंने डेल्टा L मान लिया। डेल्टा L का मतलब है लंबाई में परिवर्तन। डेल्टा L का मतलब क्या है, लंबाई में परिवर्तन, यानी लंबाई में कितना परिवर्तन आया। पहले लंबाई ये थी L, अब लंबाई ये होगी, कितनी होगी अब लंबाई, अब होगी L प्लस डेल्टा L। पूरी लंबाई कितनी होगी, पहले L थी, कितनी बढ़ी, डेल्टा L बढ़ी, डेल्टा L बढ़ने के बाद कितनी होगी, L प्लस डेल्टा L हो गई। तो डेल्टा L क्या है, इसके लंबाई में परिवर्तन। दोस्तों लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मान लो चौड़ाई पहले B थी, तो B से कुछ कम होगी, अब जो चौड़ाई रहेगी उसमें कुछ कमी आएगी, B माइनस डेल्टा B। यहाँ पे लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो L प्लस डेल्टा L आया है, यानी यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा है अगर वृद्धि होगी, और अगर कमी होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा। डेल्टा L से वृद्धि हो रही थी तो प्लस डेल्टा L, डेल्टा B से कमी हो रही है, चौड़ाई में कमी हो रही है, कमी को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से। तो यहाँ चौड़ाई में कमी हो रही है तो B माइनस डेल्टा B, और लंबाई में वृद्धि हो रही है तो L प्लस डेल्टा L। चौड़ाई को B से दर्शाते इसलिए यहाँ पे B आया, लंबाई को L से दर्शाते इसलिए यहाँ पे L आया। तो दोस्तों तनाव बल ऐसा बल होता है जिसे किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर आरोपित करने पर उसकी लंबाई में तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसकी चौड़ाई में और उसके व्यास में, अगर ये आयताकार की जगह एक वृत्ताकार छड़ होती तो लंबाई में तो फिर भी वृद्धि होती, लेकिन उसके व्यास में भी कमी आती। यहाँ पे चौड़ाई में कमी आई है, वहाँ पे व्यास में कमी आती है, और इसकी मोटाई में भी कमी आती है। मोटाई क्या होती है, T, तो मोटाई में भी कमी आती है, चौड़ाई में भी कमी आती है, व्यास में भी कमी आती है। वृद्धि किस में होती है, केवल लंबाई में होती है। तो तनाव बल ऐसा बल होता है जिसे किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर आरोपित करने पर उसके लंबाई में वृद्धि हो जाती है, चौड़ाई में कमी हो जाती है, मोटाई में कमी हो जाती है, व्यास में कमी हो जाती है। तो ऐसे बल को तनाव बल कहा जाता है। हालांकि इस बल को केवल लंबाई के आधार पर ही परिभाषित किया जाता है। इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन की अपन बात करें तो वह क्या है कि तनाव बल ऐसा बल होता है जिसे किसी वस्तु पर आरोपित करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे बल को तनाव बल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डायग्राम वगैरह सब नोट्स में बने हुए हैं, सब कुछ PDF में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले L प्लस डेल्टा L, L प्लस डेल्टा L क्या है दोस्तों, ये लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि। सेकेंड B माइनस डेल्टा B, B माइनस डेल्टा B क्या है, ये है चौड़ाई में कमी, चौड़ाई में कमी। यहाँ वृद्धि हो रही है तो प्लस, कमी हो रही है तो माइनस। ठीक है, और अगर बात की जाए D माइनस डेल्टा D की, D माइनस डेल्टा D को D से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, व्यास को, डायामीटर को, डायामीटर को इंग्लिश में, व्यास को इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं, इसलिए D आता है यहाँ पे। ठीक है, तो D माइनस डेल्टा D क्या है, व्यास में कमी, व्यास में कमी। ठीक है भैया, तो लंबाई में वृद्धि होगी और चौड़ाई और व्यास और मोटाई में भी क्या होगी, कमी होगी। चौथे यहाँ मोटाई का भी लिख लो, T माइनस डेल्टा T, मोटाई को अपन T से रिप्रेजेंट करते हैं,
और मोटाई को इंग्लिश में थिकनेस बोला जाता है। मोटाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिकनेस, इसलिए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? मोटाई में कमी, मोटाई में कमी। ठीक है दोस्तों, तो ये बल हो गया हमारा कौन सा? तनाव बल, टेंसाइल फोर्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलेंगे और बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा संपीड़न बल। कौन सा है? सेकंड जो बल है दोस्तों वह है संपीड़न बल। और संपीड़न बल को दोस्तों अपन इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स, संपीड़न। क्या होता है दोस्तों कंप्रेसिव फोर्स? समझना इधर दोस्तों, पहले तो अपन वस्तु को खींच रहे थे तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो रहा था। ऐसे खींच रहे थे तो लंबाई में क्या होता? वृद्धि हो रहा था। अब दोस्तों ये एल लंबाई कोई वस्तु है, एल लंबाई का कोई पिंड है, इसको अपन दबा रहे हैं। इधर से भी बल एफ लगा रहे हैं और इधर से भी बल एफ लगा रहे हैं। अब दबा रहे हैं, पहले तो अपन खींच रहे थे इधर दोनों तरफ से इसे बल लगा के, लेकिन अब दबा रहे हैं। अब दोस्तों जब अपन किसी बल के द्वारा इस वस्तु को या इस पिंड को दबाएंगे तो इसकी लंबाई में क्या होगी? कमी होगी। जब इसे खींच रहे थे तो लंबाई में वृद्धि हो रही थी, लेकिन जब इसे दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो इसकी लंबाई में क्या होगी? कमी। अब दोस्तों इसकी लंबाई में कमी होगी लेकिन इसकी चौड़ाई में वृद्धि हो जाएगी। पहले चौड़ाई में कमी हो रही थी, अब चौड़ाई में वृद्धि हो जाएगी। तो लंबाई में तो कमी होगी। कितनी कमी होगी? कमी होने के बाद लंबाई कितनी रहेगी? एल माइनस डेल्टा एल। कमी हो रही है तो माइनस आएगा। कितने की कमी हुई? डेल्टा एल की कमी हुई। पहले यहाँ तक थी लंबाई, पूरी लंबाई यहाँ तक थी ये, अब एल माइनस डेल्टा एल रहेगी, यानी कमी कितने की होगी? यानी डेल्टा एल की कमी होगी। डेल्टा एल की क्या होगी? कमी। मैं पहले लंबाई एल थी, अब एल माइनस डेल्टा एल रहेगी, यानी डेल्टा एल की क्या होगी? कमी। तभी दिया माइनस आया। अब दोस्तों इसमें कमी तो होगी लेकिन इसकी चौड़ाई में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। चौड़ाई पहले बी थी तो अब बी प्लस डेल्टा बी हो जाएगा, तो चौड़ाई में भी वृद्धि हो जाएगी, इसकी मोटाई में भी वृद्धि हो जाएगी और इसके व्यास में भी वृद्धि हो जाएगी। यानी जिसमें पहले कमी हो रही थी तनाव बल लगाने पर, उनमें तो वृद्धि हो जाएगी, और जिनमें पहले वृद्धि हो रही थी, यानी पहले लंबाई में वृद्धि हो रही थी, तो अब लंबाई में कमी हो जाएगी। तो कंप्रेसिव फोर्स जो है, संपीड़न बल जो है, वो ऐसा बल है जिसे किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर आरोपित करने पर उसकी लंबाई में कमी हो जाती है। तो ऐसे बल को क्या कहा जाता है? संपीड़न बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपीड़न बल कहा जाता है। तो लंबाई में कमी होगी एल माइनस डेल्टा एल। पहला एल माइनस डेल्टा एल क्या है? ये लंबाई में कमी। ठीक है। सेकंड बी माइनस डेल्टा बी, ये क्या है? चौड़ाई में वृद्धि। ठीक है। इसके बाद थर्ड डी माइनस डेल्टा डी, सॉरी यहाँ तो प्लस आएगा, चौड़ाई में वृद्धि तो प्लस आएगा। ठीक है, लंबाई में आएगा माइनस, तो बाकी में तो वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है तो क्या आएगा? प्लस। चौड़ाई में वृद्धि, ये व्यास में वृद्धि, व्यास में वृद्धि। और इसके बाद दोस्तों फोर्थ टी प्लस डेल्टा टी, यानी मोटाई में भी क्या होगा? वृद्धि होगी। मोटाई में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात करी किसके बारे में? संपीड़न बल के बारे में, कंप्रेसिव फोर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, देख लो अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं।
ठीक है, चलें आगे। ठीक है दोस्तों, अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले बल के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों अगला जो बल है हमारा वह है कर्तन बल। क्या है अगला जो फोर्स है तीसरे नंबर का, वह है कर्तन बल। और कर्तन बल को इंग्लिश में बोलते हैं शियर फोर्स। क्या बोलते हैं? शियर फोर्स। थर्ड प्रकार का जो बल है वह है कर्तन बल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? शियर फोर्स। क्या होता है दोस्तों कर्तन बल, शियर फोर्स, उसको अपन समझते हैं। दोस्तों मान लो जिसे एक छड़ ये है और एक छड़ ये है, इन दोनों छड़ों को अपन ने एक बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया यहाँ से, ये एक नट बोल्ट के द्वारा यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है। यह ऐसा सिंगल एक वस्तु भी हो सकती है, ये इसकी अक्ष है, यहाँ पे ये भी इनकी अक्ष है। यहाँ पे दो छड़ों को एक नट बोल्ट के द्वारा जोड़ा गया है, दोनों छड़ों की जो लंबाई है वो L है, यहाँ पे भी छड़ की लंबाई L है। ये केस स्पष्ट है, ये केस सेकंड है। ये जो है ये इस छड़ की या इस वस्तु की अक्ष है, ये क्या है? पिंड की अक्ष। इसको पिंड भी बोल सकते हैं, पिंड की अक्ष, ठीक है। यदि दोस्तों अपन जो बल लगा रहे हैं ये पिंड की अक्ष के समांतर लगाएं, कहाँ लगाएं? पिंड की अक्ष के समांतर कोई बल लगाएं, फोर्स लगाएं, तो ऐसे बल को जो कि पिंड की अक्ष के समांतर लगाया जाता है, तो वैसे बल को क्या कहा जाता है? कर्तन बल कहा जाता है। जैसे इस पे फोर्स मैंने F इधर लगा दिया, इस पे फोर्स मैंने F इधर लगा दिया, तो ये इसकी अक्ष, यह जो बल है वो इस वाली छड़ की अक्ष के समांतर हो गया, और जो ये बल है ये इसकी अक्ष के समांतर हो गया। तो दोस्तों यदि अपन ऐसा बल जिसे अपन किसी पिंड के या किसी वस्तु के समांतर लगाएं, तो वैसे बल को कर्तन बल, शियर फोर्स कहा जाता है। जैसे दोस्तों मान लो मेरे पास ये एक छड़ है या एक पिंड है, जैसे मेरे पास ये मान लो ये एक छड़ है, ये एक छड़ है जिसकी लंबाई L है। अब मैं फोर्स जो लगा रहा हूँ ये ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे। कैसे लगा रहा हूँ? ऐसे। तो ये जो बल मैं लगा रहा हूँ ये कहाँ लगा रहा हूँ? इस पिंड की अक्ष के समांतर, इस पिंड की अक्ष के समांतर लगा रहा हूँ। तो ऐसा बल जिसे अपन किसी पिंड की या किसी वस्तु के अक्ष के समांतर लगाएं, तो वैसे बल को कर्तन बल, शियर फोर्स कहा जाता है। तो दोस्तों तीन प्रकार के बलों के बारे में अपन ने डिस्कस किया। पहला तनाव बल, दूसरा संपीड़न बल और तीसरा कर्तन बल। तो इस पूरे चैप्टर में किसी पदार्थ पर अगर अपन बल लगाएंगे तो तीन प्रकार के बल लगाएंगे। एक तो टेंसाइल फोर्स, तनाव बल, जिसके द्वारा छड़ की लंबाई में वृद्धि होगी, बाकी चौड़ाई में, व्यास में और मोटाई में कमी होगी। दूसरा हमने पढ़ा संपीड़न बल, कंप्रेसिव फोर्स, जिसके द्वारा हम वस्तु की लंबाई में कमी कर सकते हैं और चौड़ाई में, मोटाई में, व्यास में वृद्धि कर सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा शियर फोर्स, कर्तन बल, जिसके द्वारा अपन समांतर अक्ष में क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। यानी कोई भी पिंड की अक्ष है उसके समांतर दिशा में क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को अपन ने स्टार्ट किया, इसके बेसिक हमने पढ़े और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पूरे सब्जेक्ट का जड़ है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो बहुत दमदार ये चैप्टर है, बहुत मज़ेदार ये चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं पहले भी बहुत सी बार आपको बता चुका, अपनी यहाँ जो आधे घंटे की क्लास होती है ये आपकी ऑफलाइन क्लास की 1-1.25 घंटे की क्लास के बराबर होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे उतारने का टाइम आपको नहीं देता। ऑफलाइन क्लास में उतारने का भी तो टाइम लगता है, लेकिन क्लास ख़त्म होने के बाद आप रोज़ाना के रोज़ाना PDF में से देख के नोट्स ज़रूर बना लिया करो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।